एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 फर्स्ट। यस सर। डाउट है क्या? हाँ सर। ठीक है। इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन आर इन एपी इफ स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5, देन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। ठीक है। तो इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन आर इन एपी इफ स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म 120 है, फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे d 5 है। और एक चीज याद रखना आप, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स होता है n+2 × 180 n-2 इंटू 180। ठीक है, ये होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। यस सर। हाँ, वो उस दिन मैंने उस टाइम पे जब एक ट्रिग्नोमेट्री में आया था, देखो फाई इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल है, तो उस वक्त ये इंटीरियर एंगल बताए थे और उन सर सब कौन का सा क्वेश्चन है? ये पहला क्वेश्चन है सीक्वेंस सीरीज एक्सरसाइज 2 पार्ट 3। तो ये 120 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देख लो इन इंटीरियर एंगल्स का सम। तो अब हमें यहाँ पे कितने इंटीरियर एंगल्स है ये नहीं पता, हो जाएगा सर। n है। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स n है। तो यहाँ पे देख लो ये n-2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू ये n/2 और ये आ जाएगा 240 इंटू 240 प्लस n-1 इंटू 5। तो यहाँ पे एक मिनट, ये n इंटू n/2 होता है, n इंटू n-2 होता है, क्या होता है देख लेते एक मिनट। चलो ठीक है, यहाँ पे देख लो ये इंटीरियर एंगल इसका कितना था, ये जैसे हमने रेगुलर पॉलीगन की बात की थी उस वक्त, तो ये वाला एंगल आ रहा था π/2 माइनस π/n, है ना। और ये भी कितना था π/2 माइनस π/n, तो ये था। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे π-2 π/n। तो ऐसे कितने एंगल से ये n टाइम्स ऐड होगा, तो ये है एक तरीके से n-, सही है वो लिखा हुआ, ये सही है n-2 इंटू 120 सही है। तो यहाँ पे इधर से ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 डिग्री इंटू 2 इज इक्वल टू, यहाँ से 5 बाहर ले लेते हैं 5n, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 से जब डिवाइड करेंगे 48 आ जाएगा n-1। तो ये देखो 5 से ये कैंसल आउट कर देना, तो यहाँ पे 36, तो ये 72n माइनस 144 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा यहाँ पे n² प्लस 47n। तो एक तरफ लेके आ जाएंगे तो ये देख लो ये n² माइनस ये 3 और फिर उसके बाद कितना बचता है ये 22, तो 25n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यूज आ जाएगी। n की दो वैल्यूज कौन सी है, एक तो है n इज इक्वल टू 6 कितना 16 एंड n इज इक्वल टू 9। लेकिन n इज इक्वल टू 16 लेने पे एक दिक्कत ये हो जाएगी, इफ n इज इक्वल टू 16 तो इसमें एंगल्स तो AP में है, तो जब n इज इक्वल टू 16 लेंगे तो 16 नंबर की टर्म आएगी इसकी। फर्स्ट टर्म कितनी है 120 डिग्री, फिर उसके बाद ये 15 माइनस 1 इंटू 5, ये 120 प्लस 14 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा 70। तो 60 माइनस 1 होना चाहिए ना, क्या a प्लस n माइनस 1, क्या 16 माइनस 1 हाँ आपने 50 माइनस 1 क्यों लिखा? 16 माइनस 1 है वो, 16 माइनस 1, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 75, तो ये हो जाएगा 175। लेकिन इंटीरियर एंगल जो होता है, ठीक है, इंटीरियर एंगल जो होता है वो 180 से छोटा रहेगा। इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180, लेकिन अगर हमने n इज इक्वल टू 16 लिया तो इंटीरियर एंगल 180 से ज्यादा आ गया, तो उसकी वजह से n नॉट इक्वल टू 16। तो सर जितना एंगल्स उतने साइड्स ना, हाँ जितना एंगल्स उतने साइड्स, नहीं जितने एंगल्स उतने साइड्स नहीं, जितनी भी साइड्स रहने दो, हर एक में इंटीरियर एंगल 180 से छोटा आना चाहिए। ठीक है। और सर वो n-2 इंटू 180 वो सम ऑफ एंगल्स था क्या?
हाँ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ये है, ये याद भी ऑल रख लो। इंटीरियर एंगल। हाँ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन n-2 इंटू 180, ठीक है। और इंटीरियर एंगल्स जो है वो इसमें 180 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, 180 से बड़ा नहीं हो सकता इंटीरियर एंगल, लेकिन हमने n इज इक्वल टू 16 लिया, तो 16 नंबर की जो टर्म है उसकी एपी की वो 195 आ गई, मतलब वो एंगल 180 से बड़ा आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो उसकी वजह से n तो इज इक्वल 180 टू से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता है? 180 से ज्यादा कैसे 180 से बनाओगे? ज्यादा क्यों नहीं हो सकता अरे एंगल? जैसे देखो, तुम ये वाला तुम पॉलीगन बना रहे हो, ऐसे जब रहेगा तभी एंगल क्या 180 से छोटा रहता है, लेकिन अभी मान लो तुम्हें 15 तक तो एंगल क्या ये क्या मिला, 15 तक एंगल मिला है 180 से छोटा, ठीक है। 15 तक तो 180 से छोटा है, मतलब ऐसा है, ये मान लो 15 तक आ गए हम, उसके बाद है एंगल 180 से बड़ा, तो ये जैसे A1 A2 A3 ऐसे पहुंचे हम कहाँ तक, A15 तक पहुंच गए, या ये A15 यहाँ पे है, ये वाला एंगल क्या है 180 से छोटा है, लेकिन A16 मतलब यहाँ पे जो एंगल आता है इसको हम अगर A1 से ज्वाइन करते हैं तो ये वाला एंगल 180 से क्या होना चाहिए, छोटा। बड़ा होना चाहिए, छोटा। छोटा होना चाहिए, लेकिन ऐसा बड़ा दिखाने वाला तो कोई डायग्राम नहीं बनती यहाँ पे 180 से बड़ा दिखाने वाली, तुम कहीं पे भी ले लो, यहाँ पे जब भी हम ज्वाइन करेंगे तो ये 180 से छोटा ही आएगा, तो इंटीरियर एंगल वन डायग्राम नहीं पॉसिबल है 180 से बड़ा अगर लेते तो उसकी वजह से, ठीक है। सर पर अगर हम बनता है ना सर, आप एक बार ए लिखो या तो तो सर एक फिर बार तुम मैं। यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर लो इसमें, कॉनकेव पॉलीगन बोल के, कॉन्वेक्स पॉलीगन, सॉरी कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन मतलब पूरी झंझट ही खत्म हो जाएगी वहां पे, ठीक है। कॉन्वेक्स पॉलीगन मतलब ऐसा रहेगा हमेशा एंगल 180 से छोटा, कॉनकेव मतलब 180 से बड़ा भी हो सकता है इंटीरियर एंगल, उस वक्त ही शायद मैंने बताया था ये कॉनकेव कॉन्वेक्स, या नहीं। नहीं बताया था सर। नहीं ये सर। देखो, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसमें ये जो इंटीरियर एंगल है ये देखो ये 180 से बड़ा है, ये वाला जो एंगल है ना ये 180 से बड़ा है, तो इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें पर्टिकुलरली पॉलीगन कैसा है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है, कॉन्वेक्स मतलब एंगल इंटीरियर एंगल 180 से छोटा होना चाहिए, वो पॉइंट वहां पे तुम ऐड कर लेना, ठीक है। कॉनकेव मतलब उसका एंगल 180 से बड़ा हो सकता है इंटीरियर एंगल, लेकिन कॉन्वेक्स में एंगल 180 से छोटा रहेगा, ये लिख लो वहां पे ऐड कर लो पॉइंट, यहाँ पे कैसा पॉलीगन है वो कॉन्वेक्स पॉलीगन, और सर वो रिजल्ट n-2 वो कॉन्वेक्स के लिए था ना? सबके लिए, वो तो सबके लिए है। सर ये जो आपने n-2 इंटू 180 लिखा है वो कौन से हेडिंग के अंदर है? मतलब अभी नोट्स में नहीं लिखा था। हाँ इसमें लिख लो ना, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, मतलब दो तीन पॉइंट लिख लेना यहाँ पे, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन ये आ जाएगा, फिर उसके बाद इन कॉन्वेक्स पॉलीगन इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180, ठीक, एंड इन कॉनकेव पॉलीगन इट मे बी ग्रेटर देन 180, 180 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। सर ये एपी में ही लिखे ना? हाँ हाँ एपी वाले में ही लिख लो वहां पे, याद रखने मतलब बाद में क्लास सर नोट्स पढ़ते होमवर्क में ही वक्त नोट। लिखना चाहिए। और सर जीपी वगैरह में एप्लीकेबल होगा क्या? जीपी में तो नहीं होगा ये एंगल्स एपी में है, जीपी में एंगल्स मतलब वो दो तीन साइड के बाद ही 180 से बड़ा आने लग जाएगा, पॉसिबल तो हो सकते हैं। पहले बहुत छोटी साइड लेनी पड़ेगी ना सर, छोटा हाँ, एंगल। छोटा एंगल मतलब पॉसिबल हो सकते हैं, जीपी में भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हो गया सेकेंड, यस सर। यस सर। डाउट है क्या? हाँ सर। सेकेंड में देख लो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, इसको इसके इक्वल ले लो तुम, अच्छा 1 इज इक्वल टू गिवन, ये एपी में है तो फर्स्ट टर्म तो 1 है, ये log x बेस y, ये फिर उसके बाद क्या है
log y बेस z एंड फिर उसके बाद क्या -15 log z बेस x है। ठीक है, ये 1, तो ये 1 + d, ये 1 + 2d एंड ये 1 + 3d। एपी में उसकी वजह से हमने ये ले लिया कॉमन डिफरेंस d, फर्स्ट टर्म तो 1 है, तो ये टर्म्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख लो x = हम क्या लिख सकते हैं, y की पावर 1 + d। फिर उसके बाद y = z की पावर 1 + 2d एंड z ये -15 से पहले इसको डिवाइड कर दो, z आ जाएगा x की पावर में माइनस टाइम्स ऑफ 1 + 3d अपॉन 15। ये आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी, log x बेस y = 1 हाँ + d है, सर। तो वहां से x y की पावर में चला जाएगा। सेम ऐसे ही समझ अब गए। तुम क्या करना, यहाँ पे इस z को उठाओ और इसमें पुट कर दो। तो ये देखो y = कितना आ जाएगा, इस z की जगह पे हमने ये पुट किया है x की पावर माइनस टाइम्स ऑफ 1 + 3d अपॉन 15 एंड इस पूरे की पावर कितना है, यहाँ पे 1 + 2d है। इस z की पावर में 1 + 2d है और z की जगह पे हमने ये पुट कर दिया। तो यहाँ पे y कितना आ जाएगा, x की पावर, ये पावर अब मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस टाइम्स ऑफ 1 + 3d इंटू 1 + 2d अपॉन 15, ये आ जाएगा। अब इस y को उठाओ और यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो ये देखो हमें क्या मिलेगा, x ये आ जाएगा y की पावर में, सॉरी ये y की जगह पे ये पुट कर रहे हैं ना हम, ये वाला x की पावर में ये है, x की पावर में -1 + 3d इंटू 1 + 2d अपॉन 15 और इस पूरे की पावर में 1 + d, ये आ जाएगा। अब ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ से देखो x x की पावर में माइनस टाइम्स ऑफ 1 + d 1 + 2d एंड 1 + 3d अपॉन में 15 आ जाएगा। अब ये दोनों इक्वल, इसका मतलब ये x की पावर 1, हाँ 1 के साथ इक्वेट करेंगे। हाँ 1 के साथ इक्वेट कर देंगे, तो ये 1 + d 1 + 2d एंड 1 + 3d अपॉन 15 = 1। तो इसके बाद अब d की वैल्यू निकल जाती है और d निकल गया फिर रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, यस सर, प्रीवियस पेज दिखा। फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सर फिफ्थ में क्या करना है? वो नंबर बताना है कंपोजिट है या नहीं है। सर आप कुछ बोल रहे हो क्या? मैं नंबर बोल रहा हूँ, कौन सा डाउट है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? सर आप, आ रही मुझे आ रही है सर। ठीक है, देख लो फिफ्थ में क्या सर करना है। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब 2 से ज्यादा इसके फैक्टर्स दिखा दो, 2 नंबर से ज्यादा, 3 फैक्टर दिखा दो, 4 दिखा दो, तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो जैसे पहला नंबर 1 से तो डिविजिबल होगा, फिर उस नंबर से भी डिविजिबल होगा, और किससे डिविजिबल होगा बताओ? पहला नंबर ए ऑप्शन वाला। 11 होगा सर। 11 से हाँ 11 11 नहीं रे, चलो ठीक है, ये वाला बी वाला तो हम बता सकते हैं। 1111 कितनी बार आ रहा है, 81 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि 81 डिजिट का नंबर है, तो ये देखो ये 1 से डिविजिबल होगा। ये मान लो ए नंबर है, तो ये ए से भी डिविजिबल होगा, एंड फिर उसके बाद 3 से डिविजिबल होगा, 9 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 111 81 टाइम्स आ गया, तो डिजिट्स का सम कितना है, 81, और डिजिट का सम 81 है, मतलब 3 से डिविजिबल है, तो 3 से भी डिविजिबल, 9 से डिविजिबल है तो इससे भी हो जाएगा। सर 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। ठीक है, अच्छा। तो यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट्स कितना आ जाएगा, 81, तो वो 9 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स तो हमें ऐसे ही दिख गए यहाँ पे बी ऑप्शन के, तो बी कंपोजिट है। ऐसे ही फिर 75 डिजिट्स। कंपोजिट है।
सी वो भी और डी फिर कंपोजिट है। दोनों कंपोजिट है। फिर उसके बाद 105 वो भी कंपोजिट है। अब पहले वाले की बात करनी है, क्या वो कंपोजिट है क्या? नो। नहीं ठीक है, तो वो कंपोजिट नहीं है यहाँ पे। इसमें बस एक चीज याद रखना, क्यों बाकी numbers से प्राप्त करेंगे? 5 बार 1 इसको छोड़ के, ठीक है, 5 बार 1 इसको छोड़ के बाकी कितने भी बार 1 को आने दो, कितने भी बार आने दो, ये क्या रहेगा यहाँ पे? कंपोजिट नंबर रहेगा। बस 5 बार अगर 1 आ रहा है तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक है, मतलब सर हाँ। नहीं समझा। अरे ये याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ बस। जैसे यहाँ पे 175 टाइम्स आ रहा है, मतलब ये 5 डिजिट का नंबर बन रहा है जिसमें हर डिजिट 111 है। ये डिजिट कंपोजिट नहीं होता, ये प्राइम नंबर है। इसके अलावा 1 बार 1, 2 बार 1, 3 बार 1, 4 बार 1, फिर उसके बाद क्या 5 बार नहीं 6 बार 1, 7 बार 1, ये सारे के सारे क्या होंगे वहां पे? किसी ना किसी नंबर से डिविजिबल होंगे। मतलब 1 एंड दैट नंबर छोड़ के और भी एक उसका तीसरा फैक्टर हमें मिल रहा होगा। ठीक है, ये याद रख लो, रखना चाहो तो तो हाँ। ए वाला क्यों नहीं है? ए वाला ये वाला नहीं ना, इसके दो ही उसमें फैक्टर्स वो है। इसके दो ही फैक्टर्स है, 1 एंड दैट नंबर इटसेल्फ। बाकी सब में हमें 1 दैट नंबर इटसेल्फ एंड इन दोनों के अलावा भी तीसरा फैक्टर मिलता है। ये बस 1 को हटा दो, 1 नाइदर सर हम प्राइम नॉर उनका कंपोजिट होता है। सर वो उनका डिजिट का सम करके वैसे अब भी ये मतलब 11, वो हर इसमें एप्लीकेबल। 11 भी तो दिख जाता है। मतलब 111 छोड़ दो, बाकी 111, 111 4 बार, 6 बार, तो ये सारे नंबर कंपोजिट है। बस 5 बार 1 को छोड़ के, 2 बार 1 भी तो मतलब प्राइम ही है। हाँ, सर 10 बार 1 रहेगा तो तो भी भी वो वो कंपोजिट है, कंपोजिट। तो भी कंपोजिट है। 91 बार सब 91 सब बार सब बार बोला ना इसको छोड़ के। तो सर ए वाला भी कंपोजिट होना चाहिए। कंपोजिट है ना, फिर दिया है ना ऑप्शन, वो करेक्ट है ना, कंपोजिट है वो। अब इसको लाने का तरीका भी है, देखो कैसा लाया जाए। 91 किससे डिविजिबल होता है बताओ? 91 किससे डिविजिबल होता है? 7 7 से 7 7 से से होता है। चलो ठीक है, 7 से होता है बता दो, 13। या तो 7 13 से भी 13 होता है। हाँ वही 13 या 7, ठीक है। अब उसके बाद ये देखो, अगर हमें 11 लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10+1। फिर 111 लिखना है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10² + 10+1। ऐसे 1111 लिखना है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10³ + 10² + 10+1, लिख सकते हैं ना। हाँ हाँ सर। सर। तो ऐसे ही अब अगर 91 टाइम्स 1 आ रहा है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? 10 की पावर में 90 प्लस 10 की पावर 10 की में 90 पावर 89। में 90, प्लस 10 की 10 की पावर पावर में 89, 10 की पावर में 89। 88, ऐसे ही चलते हुए जाएंगे कहाँ तक? 1 तक। उसको थोड़ा उल्टा करके लिखो, रिवर्स करके, 1 + 10 + 10², ठीक है। जीपी। फिर उसके बाद 10³ जीपी वगैरह कुछ नहीं, अभी देखो यहाँ पे ये आता जाएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएंगे? 10 की पावर 90। अब ये किससे डिविजिबल है? 7 से डिविजिबल है या तो 13 से डिविजिबल है। ठीक, नंबर कौन सा? 91। तो इसमें क्या करेंगे हम? इसको साथ साथ के इसमें डिवाइड करेंगे। मतलब कैसे? ये वाला 1 + 10 + 10² + 10³ + 10 की पावर 4 + 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, ये 7 आ गए। 1 से शुरू हो रहा है उसकी वजह से ये 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। फिर उसके बाद अगला 7 का एक ग्रुप, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9, ऐसे 10 की पावर 13, ये एक 7 वाला ग्रुप बनेगा। फिर उसके बाद दूसरा ग्रुप 10 की पावर 14, 10 की पावर 15, ऐसे ही कहाँ तक? 10 की पावर 90 पर खत्म होता है मतलब 20। क्या बोल मतलब रहे हो? 90 पर खत्म हो जाता है। हाँ 90 पे 90 खत्म पर हो, एक सात का ग्रुप बन जाता है। हाँ 90 पे वो खत्म हो जाएगा। मतलब इसके बाद क्या है? 10 की पावर 21, ऐसे ही चला जाएगा, एक 7 का ग्रुप बनेगा। ठीक है, लास्ट में क्या आ जाएगा? 10 की पावर इससे शुरू होगी, किससे? 84,
ठीक है, 90. 10 की पावर 84, 10 की पावर 85 अप टू 10 की पावर 90। तो ये देखो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा बताओ, ये सेकेंड ग्रुप में से 10 की पावर 7. 10 की पावर 7 कॉमन आएगा। तो इसको थोड़ी देर के लिए लैम्डा ले लो तुम, ये जो पूरा नंबर है ना इसको लैम्डा ले लेते हैं हम। तो लैम्डा प्लस यहाँ पे 10 की पावर 7 कॉमन आएगा, अंदर में क्या बचेगा बताओ? 1 plus 1 10 plus plus 10 10 square 10 plus 10 plus cube 10 plus square plus 10 cube, अप टू कहाँ मतलब तक? लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा अगेन बचेगा. लैम्डा आ जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन आएगा अगले ग्रुप में से? 10 की पावर 14 14 इंटू लैम्डा। लैम्डा को लैम्डा ऐसे फिर 10 की पावर 21 इंटू लैम्डा। ऐसे फाइनली क्या 10 की पावर फिर लैम्डा 84 इंटू कॉमन. लैम्डा। 84 इन पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा? लैम्डा लैम्डा. कॉमन। तो 1 प्लस इंटू 10 की 4 पावर से 7, हाँ 10 की पावर 14, 10 की पावर 84। तो ये देखो ये जो नंबर था अपना 91 टाइम्स 1 आ रहा है, वो तो 1 से डिविजिबल है, दैट नंबर इटसेल्फ भी डिविजिबल है। ये देखो ये वाला एक फैक्टर हमें मिला, ये एक इंटीजर आता है ना, इनका सम करो एक इंटीजर आएगा, मतलब एक तीसरा फैक्टर भी हमने दिखा दिया। ये लैम्डा जो है, ये जो लैम्डा है ये भी देखो एक इंटीजर आता है, तो ये भी एक उसका फैक्टर हो जाएगा। तो इसका मतलब वो नंबर कैसा है? कंपोजिट है। कंपोजिट. ठीक है, हाँ सर. सर प्रीवियस पेज दिखा. सर पर अगर कोई 111 ऐसा कोई प्राइम नंबर में आ रहा है तो फिर तो भी वो ये रहेगा कंपोजिट। नहीं नहीं प्राइम नंबर में आ रहा है तो कंपोजिट क्यों? 3 टाइम्स आ रहा है सर, हाँ 3 टाइम्स आता है तो फिर वो भी तो प्राइम नंबर है ना सर। तो कहा 3 से डिविजिबल है ना, वो तो दिख ही जाता है ना 3 बार 1 अगर आ रहा है तो। ठीक है, सर हाँ पिछला पेज दिखाओ. हाँ सर लिखो। 7 का क्या है डिविजिबिलिटी टेस्ट? 7 का नहीं, ये पता नहीं, वो देखोगे अभी कोई यूज नहीं उसका। ठीक है, तो एक बस याद रखने के लिए रख सकते हो कि 1 तो वैसे भी कंपोजिट नहीं है, 11 तो हमें पता ही है प्राइम नंबर है, एंड फिर उसके बाद वाले अगर बात करेंगे हम तो उसमें ये 1 1 1 1 ये वाला एक प्राइम आता है, उसके अलावा बाकी सारे कैसे आ जाएंगे? कंपोजिट। सर नेक्स्ट पेज. फिर उसके बाद 6 7 8 9 सर 9th. 9 देख लो यहाँ पे 9 मतलब ये कौन सी सीक्वेंस है बताओ? यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है एपीए सर. क्या? एपीए. बस सोच समझ के बताओ थोड़ा सा, ये नहीं जो सर लिखा एक हुआ मिनट. क्या सर है ये? एचपीए. HP है ना। यहाँ पे देखो हम क्या लिख सकते हैं, AK-1 को 2 इंटू AK-2 अपॉन AK एके प्लस प्लस एके माइनस 2. AK-2। ये किस में होता है? HP में ही होता है। तो यहाँ पे हाँ सर. A1 A2 A3 अप टू AN ये किस में है? HP में है। इनके रेसिप्रोकल्स किस में रहेंगे? AP में रहेंगे। इनके रेसिप्रोकल्स AP में रहेंगे। ठीक है, अब उसके सर बाद इन्हें क्या? फर्स्ट स्टेप नहीं समझा। ये बताया हुआ है, 3 पॉइंट लिखवाए थे। ठीक है, क्लास नोट्स में लिखा हुआ है। ये बार बार एक ही चीज तुम लोगों को बतानी पड़ती है। अगर ये ऐसा आ रहा है AK प्लस AK-2 अपॉन 2, तो ये किस में होता है? एपी में. AP में होता है। फिर उसके बाद AK अपॉन AK-1 एंड AK माइनस जीपी. ये GP में होता है, मतलब ये AK-1 अपॉन बोल सर रहा हूँ मैं। एके प्लस 1 बाय एके हाँ ऐसा लिखो. AK+1 बाई AK कांस्टेंट,
है ना, ये जी। जीपी में होता है एंड ये वाला एचपी में होता है, इस तरीके का। क्योंकि एचपी में यही होता है ना, ए एंड बी का एच एम निकाल, एबीसी अगर एचपी में है तो सी इज इक्वल टू हम 2ab अपॉन a प्लस बी लिखते हैं। तो उसी तरीके का रिजल्ट है यहाँ पे, उसकी वजह से ये एचपी में रहेंगे, फिर उसके बाद इनके रेसिप्रोकल्स एपी में आएंगे। ठीक है, फिर अब उसके बाद देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, a1 इज इक्वल टू 1, मतलब ये फर्स्ट टर्म तो 1 है, फिर उसके बाद sp, ये जो ap बनती है उसका सम, ये जो ap है उसका सम दिया गया है यहाँ पे sp। ठीक है, फर्स्ट p टर्म्स का सम वो कितना आ जाएगा, p/2, फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस p माइनस 1 इंटू डी। तो sp इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे p/2 और ये आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये sp आ जाएगा। क्योंकि वो जो समेशन के अंदर में टर्म लिखी हुई है वो 1/a1 1/a2 वो ap वाले टर्म से सारे समेशन में आ रहे हैं। तो एक तरीके से ap के फर्स्ट p टर्म्स का सम है, उसमें फर्स्ट टर्म 1 है तो ये उसका सम आएगा। अब उसके बाद हमें क्या बोला गया है, s2p अपॉन sp डज नॉट डिपेंड्स ऑन p। तो ठीक है, यहाँ पे s2p भी देख लेते हैं हम क्या आता है। तो s2p मतलब p की जगह पे 2p पुट कर देंगे, तो ये 2p अपॉन 2, फिर यहाँ पे ये 2 प्लस 2p माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे s2p अपॉन sp, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2p अपॉन 2 अपॉन p अपॉन 2 ये है, और यहाँ पे कितना 2 प्लस p माइनस 1 इंटू डी, एंड ये आ जाएगा यहाँ पे ये 2p माइनस 1 है सॉरी, एंड यहाँ पे p माइनस 1 इंटू डी। तो ये p तो गया। अब कहानी बचती पूरी इसके ऊपर डिपेंड करती है, p के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए ये। ठीक है, अगर हमने d को 0 ले लिया तो ये टर्म 0 ये टर्म 0, तो क्या p के ऊपर डिपेंड करता है क्या ये रेशियो? नहीं। नो। नहीं करता है, तो d इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक तो ये रहेगा, उस केस में s2p अपॉन sp हमें कितना मिलेगा, ये 2/2 गया तो 2 मिलता है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ p। अब दूसरी चीज देखने की, इसको देखो कैसे देखेंगे, s2p अपॉन sp, ये 2 बचा हुआ है यहाँ पे, ये 2 माइनस डी एंड 2pd, मतलब ये क्या किया मैंने, d को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो p वाले को एक तरफ रखा बाकी पूरे को एक तरफ लेके आ गए। तो ये d जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2pd माइनस डी, तो 2 माइनस डी को एक साथ लेके आ गए, 2pd को अलग रखा। सेम नीचे भी करेंगे ऐसे ही, तो ये आ जाएगा 2 माइनस डी प्लस pd। तो ये देखो अगर हमने d की जगह पे 2 पुट किया तो क्या हो जाएगा, ये बाहर में 2 रहेगा, ये 0 ये 0, क्या आ जाएगा 2pd अपॉन pd, तो pp एंड dd कैंसल आउट हो जाएगा, s2p अपॉन sp 4 आ गया। क्या ये p के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं सर। नहीं कर रहा ना, अभी भी नहीं करता है। देखो ये pp तो कैंसल आउट ही हो गया, तो s2p अपॉन sp हमेशा, चाहे तुम कुछ भी p ले लो, ठीक है, कोई भी p तुम ले लो, वो हमेशा कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन उसके लिए क्या होने की जरूरत है, d2 होने की जरूरत है, एंड d अगर 0 होगा तब भी वो इंडिपेंडेंट ऑफ p आएगा। ठीक है सर हाँ बोलो। अगर 2 पे नहीं आ रहा है और बहुत बड़े नंबर मतलब ऐसा 10 वगैरह पे आ रहा है तो फिर वो तो तुरंत ही दिख जाएगा ना यहाँ पे। जैसे मान लो फर्स्ट टर्म कुछ रहती, यहाँ पे 2 की जगह पे 20 30 कुछ रहता, तो यहाँ पे 20 माइनस डी, नीचे में भी 20 माइनस डी, तो डी की जगह पे 20, तो और ये क्या हो जाएगा 0 0, तो पीपी कैंसल आउट होके अगेन 4 ही बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 0 होना चाहिए, बस इसका ख्याल रखना है यहाँ पे। इसी वजह से इस तरीके का क्वेश्चन था, ये पूछा गया है एडवांस में, ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया एडवांस में। ठीक है, और ये बोनस हो चुका है उस वक्त, क्योंकि उन्होंने जो आंसर निकाला था वो इससे निकाला है, लेकिन आंसर इससे भी पॉसिबल होता है, तो उसकी वजह से वो बोनस हो चुका था क्वेश्चन उस वक्त। देख लो तुम्हें मिल भी जाएगा, एक्सरसाइज 3 में एक क्वेश्चन है जिसके 2 आंसर से 3 और 9, 4th नंबर का क्वेश्चन है, बोनस हो चुका है वो। सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज सेम है पूरी, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसमें डायरेक्टली एपी में गिवन है, यहाँ पे पहले एचपी में फिर एपी में, फिर उसके बाद ऐसा था,
यहाँ पे तो डायरेक्टली एपी में गिवन था, तो कोई झंझट नहीं। दिख गया ना वो 2011? हाँ सर। वो इसी वजह से बोनस हो चुका था। उन्होंने इससे आंसर निकाला था, d इज इक्वल टू 0 से। d इज इक्वल टू 0 से भी इंडिपेंडेंट आता है, d इज इक्वल टू 2 से भी इंडिपेंडेंट आता है। ठीक है, तो इस वजह से उनको बोनस दे, मतलब जिन्होंने 3 किया था, जिन्होंने 9 किया था, दोनों के आंसर करेक्ट थे। तो ये देख लो D0 एंड D2, दो पॉसिबिलिटीज है D के लिए, जिसकी वजह से S2P अपॉन SP इंडिपेंडेंट ऑफ क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें पूछा क्या गया है, 1 अपॉन A 2016, मतलब ये जो AP है, ये AP में ही है ना सारे, उसके कौन से नंबर की टर्म है, 2016 नंबर की टर्म पूछी गई है AP की। तो AP की तो फर्स्ट टर्म 1 है, फिर ये 2016 माइनस 1, एंड D अगर 0 है तो ये तो 1 ही आ जाएगा। एंड 1 अपॉन 2016, यहाँ पे D अगर 2 हो गया तो उस केस में ये आ जाता है 1 प्लस इंटू 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4031। 031। ठीक है, दो आंसर आएंगे। क्लियर है ये वाला? यस। A10, A11, A12, 13, 14, Yes, sir. 13. 13 देख लो यहाँ पे, a की पावर 2017 माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें बताओ इसका एक रूट क्या है? 1। क्यों 1 है? सम ऑफ कोएफिशिएंट इज 0 हो 0. रहा है। सम ऑफ द कोएफिशिएंट 0 है, देख लेना 1 माइनस 2 एंड 1, सम ऑफ द कोएफिशिएंट 0 है, इसका मतलब इसका एक रूट तो 1 है, मतलब 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और उसी 1 के लिए जो इसको सेटिस्फाई कर रहा था, हमें s पूछा गया है 217। तो यहाँ पे ये a स्क्वायर, ऐसे a की पावर कितना आ जाएगा 2016, तो a तो 1 है, तो उसकी वजह से आ जाएगा 217। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई, a1 इसका रूट है, हम डायरेक्टली बता सकते हैं इसका एक रूट। ठीक, तो उसी a के लिए a इज इक्वल टू 1 के लिए 2017 आता है। या तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी, वैसे इसके कितने रूट्स पॉसिबल है इस इक्वेशन के? 217। 217 रूट्स पॉसिबल है, उसमें से तो एक हमें मिल गया। अब बाकी के रूट्स क्या होंगे? 217 क्यों? 2000। अरे अरे पावर हाँ, देख लो ना 2000 इसकी, है। जितनी डिग्री का इक्वेशन उतने उसके रूट्स होते हैं। ठीक है, तो 2017 इतने इसके रूट्स है। ठीक है, तो एक तो हमें मिल गया, और भी पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन वो बाकी के रूट्स हम नहीं निकाल सकते। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखो ये s किस में है, ये क्या है GP। यहाँ, जीपी है। में। तो ये देखो s सम हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, a की पावर 2017 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1। तो तुम बताओ यहाँ पे a की पावर 2017 की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? 2a minus 1। 2a माइनस 1, ये माइनस 1 अपॉन में a माइनस 1। तो देखो ऊपर में से 2 बाहर आ जाएगा, और a माइनस 1 गया, तो s की एक वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, क्लियर है ये वाला 13? हाँ सर। फिर उसके बाद 14, 15, 16। सर 15 बता दो ना। 15 में क्या, AXB in AP, AYB in GP, AZB in H। तो ये देख लो, ये दो नंबर्स के बीच का, A एंड B के बीच का x क्या रहेगा, AM रहेगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
ए एंड बी के बीच का जीएम वाई रहेगा, क्योंकि अगर ये ए एक्स बी एपी में है तो एक्स ए एंड बी का एम है, ए वाई बी जीपी में है तो वाई ए एंड बी का जीएम है, तो ए बी रूट ए बी आ जाएगा। फिर उसके बाद ए जेड बी ये एचपी में है तो इसका मतलब जेड इसका एचएम है तो वो आ जाएगा 2ab अपॉन ए प्लस बी। और हमें एक चीज क्या पता है, ये अगर दो नंबर और सेम नंबर है, यहाँ पे भी ए बी, यहाँ पे भी ए बी, यहाँ पे भी ए बी, एक्स वाई जेड क्या है, ये एम है, ये जीएम है और ये एचएम है। हमें रिलेशन क्या पता है, जीएम स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू एचएम पता है। अगर दो नंबर्स के जीएम, दो नंबर्स के बीच का एम जीएम और एचएम को हम कंपेयर करते हैं तो एक तो ये पता था, मतलब ये जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच, तो जी तो कितना यहाँ पे वाई स्क्वायर, ए मतलब एक्स और ये एच मतलब कितना जेड रहेगा यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड आएगा। और दूसरा क्या पता है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जेड। ठीक है, कोई डाउट इसमें? थर्ड भी आएगा सर। और थर्ड फिर उसके लिए वो गिवन है हमें, x इज इक्वल टू वाई प्लस टू गिवन है, एंड फिर उसके बाद a इज इक्वल टू 5z गिवन है। ठीक, तो वो सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाता है। ठीक है, a इज इक्वल टू 5z है तो इसमें पुट कर दो, ये z, ये 10zb अपॉन 5z प्लस b, तो ये z गया, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 10b है ना, तो b इज इक्वल टू आ जाता है 5z/9, तो ये b आ जाता है। तो इसी तरीके से बाद में हम z निकाल लेंगे, वहां से a एंड b की वैल्यू मिलेगी इस रिलेशन का यूज करके। कर लोगे ये? हाँ सर। हमें a मिला 5z, फिर उसके बाद हमने a की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो हमें b मिला 5z/9। ठीक है, 5z/9 मिला। अब यहाँ पे देख लो, क्या हम x को z के टर्म्स में ला सकते हैं क्या? हाँ सर। ला सकते हैं ना, ए एंड बी की वैल्यू पुट कर दो z के टर्म्स में, यहाँ पे y को भी हम z के टर्म्स में ला सकते हैं। हाँ सर। उनको उठाओ और यहाँ पे पुट कर दो इस रिलेशन में, तो पूरा रिलेशन किस में आएगा, z में आ जाएगा जेड। और हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, सर वो जेड इज इक्वल टू क्या लिखा है वो? या तो ये मत करना, ये एक मिनट, ये z इज इक्वल टू क्या लिखा है, ये 2ab अपॉन a प्लस बी, ये भी तो एक सर वो रिलेशन है नीचे ना। नीचे, सर वो नीचे। अरे a की जगह पे 5z पुट किया है, ऐसे मत करो तुम, इसका यूज तो कुछ नहीं है यहाँ पे, इसमें पुट करना, ये x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, नहीं x इज इक्वल टू वाई प्लस टू, इसमें पुट कर देना तुम वो, मतलब जेड जो में। तुमने x निकाला एंड y जो निकाला ना, तुम उसको इसमें पुट कर दो, x इज इक्वल टू वाई प्लस टू में, तो तुम्हें z मिलेगा, और एक बार z मिल गया तो a मिल गया एंड b मिल गया। ठीक है, सिक्सटीन 17 सर 16। 16 में क्या है, x a1 a2 अप टू an कॉमा y, फिर उसके बाद an प्लस 1 an प्लस 2 2a 2n z आर इन AP। ओके, ये GP और ये HP है, इफ x इज इक्वल टू p इज इक्वल टू k एंड y इज इक्वल टू q इज इक्वल टू p इक्वल टू 30, तो क्या होगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे पहली चीज, पहले में क्या है, यहाँ पे x a1 a2 a3 अप टू, ये क्या है यहाँ पे y, ये an है इसके पहले, एंड फिर उसके बाद है an प्लस 1 an प्लस 2 अप टू a2n, इसके बाद है यहाँ पे z r इन AP। ठीक है, r इन AP है, तो यहाँ पे देख लो
ये फर्स्ट टर्म, एपी की प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या तो सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, ये क्या रहता है, सेम रहता है, यस सर। एंड इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो इसका मतलब ये आएगा x प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, a1 प्लस a2n। तो इसके बाद a2 प्लस कितना आ जाएगा ये, a2n माइनस 1, और ऐसे ही करते जाएंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, an प्लस 1। एंड जब ये इसके लिए बचता है तो इसके लिए क्या करेंगे हम, y प्लस वाई, y प्लस वाई आ जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखो कितने, ये उसकी मिडल टर्म आती है, ठीक है। यहाँ पे टर्म्स n है, यहाँ पे भी टर्म्स कितने हैं, n है, ठीक है। तो ये उसकी मिडल टर्म है, तो इसका 2 टाइम्स आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो सीधा सीधा हमें रिलेशन मिल गया 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, ठीक है। फिर उसके बाद सेम चीज अब जीपी के लिए, जीपी में प्रोडक्ट होता है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी इंटू आर। एंड अब ये एचपी में तो पहले उनके हम रेसिप्रोकल निकाल लेंगे। तो रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 1/k 1/h1, फिर उसके बाद 1/i, और ऐसे 1/l एंड अप टू वो 1/m। तो वो एपी में है, तो वहां से क्या आ जाएगा, 2/l इज इक्वल टू 1/k प्लस 1/m, ये आ जाएगा। तो ये एल के और एम में रिलेशन। तो पहला ऑप्शन देखो यहाँ पे, x इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू q इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 30। तो इसमें अब पुट करते जाओ तुम, पहला वाला ऑप्शन, उसमें x और p के दोनों तीनों 20 है, तो यहाँ पे देख लो ये 2y, और y कितना है, 30 है, तो 2 इंटू 30 इज इक्वल टू ये 20 प्लस z, तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40। ऐसे ही क्या निकाल लेना, r निकाल लेना, और ऐसे ही क्या निकाल लेना, m निकाल लेना, और फिर उनको कंपेयर करना। ऐसे ही फिर बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन सबके लिए चेक करना, ठीक है। सर आपने एचपी वाला कैसे निकाला? पहले ये क्लियर है क्या, एपी वाला, हाँ सर। है ना, सम ऑफ द टर्म्स, उसमें क्या किया हमने, पहले उसको एपी में कन्वर्ट किया। फिर ये बीच वाली इसके पहले ये 1/hn, और ये बीच वाली टर्म कौन सी रहेगी, 1/l, फिर उसके बाद 1/h प्लस 1 अप टू ये कहां तक, यानी 1/m। तो ये एपी में है, तो ये एपी में तो सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो मतलब ये वाला सम, ये वाला सम, ऐसे इक्वल आते जाएंगे। तो फाइनली हमें क्या मिलने वाला, ये मिडल टर्म है, तो ये स्टार्टिंग से भी एंड एंड से भी सेम पोजीशन पे आती है, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, 1/l प्लस 1/m, तो हो जाएगा 2/l समझ गया। 1/k प्लस 1/m, ठीक है। सर प्रीवियस पेज। सेवेंटीन 18 19 सर 18 if arithmetic mean of two positive numbers a and b is twice their geometric mean, ठीक है। देख लो अब यहाँ पे अरिथमेटिक मीन इज ट्वाइस देयर ज्योमेट्रिक मीन, ए एंड बी दो नंबर्स है, तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या आता है, a प्लस b बाई 2, एंड ज्योमेट्रिक मीन आता है ab 1 बाई 2। ab की पावर 1/2। अब अरिथमेटिक मीन इज ट्वाइस ज्योमेट्रिक मीन है, तो a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू ए 2 ab की पावर 1/2, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ये कितना आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए बी। तो ये देख लो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16ab, तो इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो a स्क्वायर माइनस 14ab प्लस बी स्क्वायर। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, a बाई बी की, है ना, a इज टू बी कितना होगा, मतलब a बाई बी कितना होगा ये बताना है। तो ये देखो यहाँ पे हम a बाई बी बना सकते हैं, किससे डिवाइड करना पड़ेगा इसको, a स्क्वायर से,
बी B स्क्वायर से square. डिवाइड कर देंगे तो ये देख लो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 14ab अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा यहाँ पे a बाई बी का स्क्वायर, यहाँ पे एक b कैंसल आउट हो जाएगा, एक a बाई बी प्लस 1। ठीक, तो ये देखो यहाँ पे a बाई बी का स्क्वायर माइनस 14a बाई बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a बाई बी की जगह पे थोड़ी देर के लिए t पुट किया तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 14t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब t की वैल्यू निकाल लेंगे, डायरेक्टली फैक्टराइज तो होता नहीं, इसलिए धराचार्य लगा देंगे तो ये 196 माइनस अभी मत करो 4 सर. तो t इज इक्वल टू ये 14 प्लस माइनस 192। तो ये 192 है तो इसको कैसे लिखेंगे? 32 into 4. ये आ जाएगा 64 3 तो 8 बाहर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो अपॉन में 2 है तो t इज इक्वल टू कितना आ रहा है 7 प्लस 4√3 या तो 7 माइनस 4√3। ठीक है, सर प्रीवियस पेज. लेकिन यहाँ पे देखो ये a बाई बी, ए बी से बड़ा है तो a बाई बी कैसा होगा, 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा? 1 से बड़ा. 1 से बड़ा. 1 से बड़ा होगा। तो a बाई बी क्या ये वाला नंबर हो सकता है क्या? नहीं सर. सर पिछला पेज लो ना। एक मिनट ये बताने दो बस। यहाँ पे a बाई बी 1 से छोटा नहीं हो सकता तो ये गया, तो a बाई बी कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 प्लस 4√3। इसके बाद देख लें। सर आपने इक्वेशन कैसे बनाया? कौन सा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। अरे स्क्वायर कर दिया ना इसका। अच्छा, नाइनटीन 20 21 सर 21. A1 A2 A3 is sum of first n terms is represented by this। सर आज कोई डाउट ही नहीं पूछ रहा है. सॉल्व ही नहीं किया होगा और क्या। सर वो देखकर इच्छा नहीं होती सर सॉल्व करने की। ये सर बहुत टफ था सर ये सीक्वेंस. तो फिर तुम कहाँ से एक्सरसाइज 1 ही मेंस के लिए बस कर रहे हो, तुम ऐसा लग रहा है। नहीं सर. तो an क्यूब bn स्क्वायर cn। सर एक क्वेश्चन पूछू क्या? हाँ, अगर हमने एग्जाम में मल्टीपल करेक्ट में एक राइट टिक किया अगर एक रॉन्ग टिक किया तो वो रॉन्ग हो जाएगा ना? हाँ रॉन्ग हो जाता है, माइनस मार्किंग। माइनस मार्किंग। यहाँ पे देख लो क्या है, a1 a2 an is the sequence whose sum of n terms is represented by this। तो ये देखो यहाँ पे Sn है तो यहाँ से हम Tn निकाल सकते हैं क्या? Sn माइनस 1. बस यहाँ से क्या आ जाएगा Tn। या तो फिर तुम ये करो, हमें क्या चाहिए, ये S1 मतलब क्या रहेगा? n की जगह पे 1. मतलब फर्स्ट टर्म का, अरे वो तो है यहाँ पे ये a प्लस बी प्लस सी तो a आएगा, प्लस b प्लस c. लेकिन S1 मतलब क्या होता है, T1 आएगा। S2 मतलब क्या रहेगा, T1 प्लस T2। T2. लेकिन यहाँ पे वो टर्म्स देखो A1 A2 के टर्म्स में, तो इसको हम A1 लिख लेते हैं। ये A1 प्लस A2 एंड S3 मतलब कितना आ जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3। और हमें इन्हीं की जरूरत है, A1 A2 A3 की जरूरत है। देखो वो A जो गिवन है उसके लिए। तो ये देखो S1 मतलब A प्लस बी प्लस सी, वो कितना आ जाएगा A1। S2 मतलब कितना 8A प्लस 4B प्लस 2C इज इक्वल टू A1 प्लस A2 रहेगा ये। तो यहाँ से A2 7A 3B प्लस C
एंड फिर उसके बाद S3, ये देख लो कितना आ जाएगा 27A प्लस 9B प्लस 3C, यह आ जाता है A1 प्लस A2 प्लस A3। तो यहाँ से हम अगर A3 निकालेंगे, A1 प्लस A2 हमें पता है, तो A1 प्लस A2 इधर लेके जाएंगे और इसमें से माइनस हो जाएगा, तो A3 कितना आ जाता है 19A प्लस 5B प्लस C। सर 20 आएगा। 20 कैसे आएगा? सर 20A आएगा। कहाँ पे 20 है? वही सर, वही 3 की इधर। अरे सिंपली क्या कर देना, इसमें से इसको माइनस कर दो ना, तो A1 प्लस A2 तो गया, A3 बचता है, तो 27 में से 8 गया तो 19 ही तो आएगा। हाँ सर। तो ये A3 हो गया, ये A2 हो गया, ये A1 हो गया, तो वो हमें मिल गया। अब उसके बाद देखो वो क्या लिखा हुआ है, A इज इक्वल टू कर रहे हो पर हाँ ऐड करना है ना। अरे रुको तो सही, पहले ये कहाँ ऐड करना है? वो S2 और S3 को ऐड करना है ना, तो आपने सब्ट्रैक्ट क्यों किया 27 में से 8? मैंने ये अलग अलग A1 A2 A3 हमें सेपरेटली चाहिए। S1 का मीनिंग ये, S2 का मीनिंग ये रहेगा, S3 का मीनिंग ये रहेगा। A1 तो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा, A2 हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, S2 में से S1 को माइनस कर दो, तो ये A1 गया, हमें मिलेगा A2। मतलब हमने क्या किया बेसिकली, इसमें से इसको माइनस कर दो तो A1 गया, हमें A2 मिल जाएगा। फिर इसमें से इसको माइनस किया, हमें A3 मिल जाएगा। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो A लिखा हुआ है वो देखो उसमें न्यूमरेटर में A1 A2 A3 है, इसकी वजह से करना पड़ रहा है। ठीक है, हाँ सर। तो वो आ गया। अब यहाँ पे A क्या गिवन है हमें, A1 प्लस A3 माइनस x इंटू A2 अपॉन वाई। तो ये कितना था यहाँ पे, A1 प्लस A प्लस B प्लस C, ये कितना है 19A प्लस 5B प्लस C, और ये कितना है x इंटू, ये आ जाएगा यहाँ पे कितना है, ये 7A, एक मिनट, 7A प्लस 3B प्लस C, 7A प्लस 3B प्लस C है, और ये y को इधर भेज देना। ठीक है, तो A इंटू वाई आ जाएगा, तो A इंटू वाई आ जाएगा। तो देख लो यहाँ पे A के कोएफिशिएंट्स को रिलेट करते हैं हम, तो A के कोएफिशिएंट्स को रिलेट करेंगे, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 1 प्लस 19 माइनस 7x, यहाँ पे A का कोएफिशिएंट। फिर उसके बाद B का कोएफिशिएंट 1 5 माइनस 3x, एंड C का कोएफिशिएंट क्या है 1 प्लस 1 माइनस x, ये है। ठीक है, अब जब हमने कंपेयर किया तो हमें क्या मिल रहा है, देखो ये B है और यहाँ पे C है। कंपेयर करने के बाद B का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए बताओ? 0 होना चाहिए, क्योंकि इधर तो B वाली टर्म ही नहीं है। C का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि राइट लेफ्ट हैंड साइड में C की टर्म ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये 1 प्लस 5 माइनस 3x 0 होना चाहिए, एंड 1 प्लस 1 माइनस x, ये भी कितना होना चाहिए 0। यहाँ से भी x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2, मतलब दोनों के लिए हमें सेम x मिल रहा है, तो चलेगा। x इज इक्वल टू 2 के लिए ये b का कोएफिशिएंट भी 0 एंड c का कोएफिशिएंट भी 0। अब उसके बाद यहाँ पे देखो a को ये कंपेयर किया तो y इज इक्वल टू क्या आ जाता है 20 माइनस 7x, एंड x इज इक्वल टू अब 2 आ चुका है, तो ये 6 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 6। अब तुम बताओ x एंड y का HCF कितना आएगा? 3। अबे HCF रे, 2 एंड 6 का HCF। अबे HCF बोल रहा हूं मैं, कदो 2 सर 2। और फिर उसके बाद LCM कितना आएगा? LCM तो 6 आएगा बस। और फिर उसके बाद वो देखो x प्लस वाई कितना 8, वो भी सही ऑप्शन है। तो ये ACD सर इसके लिए कितना सोचना पड़ेगा, इसमें क्रूशियल पॉइंट्स कितने हैं जहां पर अपन को सोचना पड़ेगा?
हाँ इस तो सवाल में। वो तो है, एडवांस में है, ऐसे ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन सब, क्या करें। बच्चे सर कर भी भी लेते सर। हाँ कर लेते हैं ना। कर लेते हैं, प्रैक्टिस चाहिए होती। जो रेगुलर पढ़ता है ना, इनिशियली दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो रेगुलर पढ़ेगा, बार बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेगा, फिर वो यूज टू हो जाता है इन क्वेश्चंस के साथ, तो फिर उससे भी बनने लग सर जाते पर हैं। लेकिन जो डर के सर मारे करता ही नहीं है, फिर वो सीख ही नहीं पाता है। सर पोर्शन खत्म होने के बाद आप बार बार इसका रिवीजन, मतलब ये बार बार सॉल्विंग वगैरह लोगे ना ऐसा, हाँ बिल्कुल लेंगे। तो उसमें भी कवर हो जाएगा ना सर? हाँ हो जाएगा तब भी, लेकिन अभी से तुम भी प्रैक्टिस कर लो ना खुद। हाँ सर। तो लेंगे ही जब ऑफलाइन शुरू हो जाएगा और अपना सिलेबस लगभग मान लो खत्म होने को आ जाएगा, या तो सर ट्वेल्थ के आगे साथ, किस पेपर में आज? ट्वेल्थ के 4 तारीख साथ। से हो रहा है। हाँ, ट्वेल्थ के बाद क्या है, हर सैटरडे तुम्हारी 11th की रिवीजन की क्लासेस लगेगी। सर पिछला पेज लो ना। तो ऐसा करके तुम्हारा फिर से ये कवर करवा दिया जाएगा, लेकिन तुम प्रैक्टिस करो ऐसे क्वेश्चन की। मतलब जब खुद से बनने लग जाते हैं ना ऐसे क्वेश्चंस, फिर एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, और वो एक बार वो कॉन्फिडेंस आ गया, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आराम से हो जाता है सब कुछ। लेकिन पहले वो लाना जरूरी होता है अंदर कॉन्फिडेंस। सर 4 तारीख से फिक्स हो रहा है चालू। हो रहा है क्या? हाँ सर। ये किसने कह दिया? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। सर चाचा बोल रहे थे सर, उन्होंने किधर तो पढ़ा, हो रहा है सर। हो रहा है क्या? फिर चालू हो जाएगा, फिर क्या ही है, ना भी हो जाएगा। हो गया ये? नहीं सर। सर जब ऑफलाइन चालू होगा तो टाइमिंग ऐसे ही रहेगा क्लास का? मतलब सुबह से ऐसे ही रहेगा ऑफलाइन को? वो तो मुझे नहीं पता, ब्रेक अभी नहीं मे रहता। भी इवनिंग या मॉर्निंग, पता नहीं। इवनिंग है सर हमारा, पहले 3:30 से 8:30 तक था, अभी क्या पता चेंज होगा या नहीं। हाँ वही होगा शायद। मतलब सर स्टार्टिंग में ऑफलाइन हुआ था क्या? नहीं, चालू ही नहीं हो पाया ना। अच्छा, स्टार्टिंग स्टार्टिंग का मार्च से तो बंद ही हो अरे गया। सर हम जो जब इंक्वायरी के लिए आते तब बताते हैं ना। हाँ हाँ, उस वक्त तो इवनिंग में ही था, एक इवनिंग एक मॉर्निंग ऐसा चलता था। सर हाँ सर बोलो। ऐसा कोई बच्चा है क्या हमारे बैच में जिसने 8 से मतलब फाउंडेशन क्लासेस किए हो? तुम्हारे इसमें तो सर पता ईशान है, है। तुम्हारे इसमें तो मुझे नहीं लगता है कोई है। सर उसने सर मुझे बताया था। और जे में सर कोई है जे? 8 तो से तो उसमें से मेरे किसी ख्याल ने से नहीं है, 9 10 से किए हुए बच्चे वहां पे। सर वो शायद 9 से किया उसने। हाँ 9 से है। सर कितना फायदा होता होगा उसको? इतना वो ज्यादा रितेश भी ने। नहीं होता है फायदा, 10th की चीजें पूरी अलग होती है, फिर 11 12th में अलग ही हो सर उल्टा जाता है। 10 से ही लगाने का सर। बस बोर्ड्स लेकिन में उनका ही क्या हो हो जाता है। जाता है, वो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस